नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अफगानिस्तान से दिल्ली तक भूकंप के झटके महसूस, 6.1 रही भूकंप की तीव्रता। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के परिणाम का ऐलान, इंदौर सूरत देश के सबसे स्वच्छ शहर। और वडोदरा की राजनीति में बड़ी हलचल, वाघोडिया विधानसभा के विधायक दे सकते हैं इस्तीफा। अफगानिस्तान में आए भीषण भूकंप के झटके भारत की राजधानी दिल्ली तक महसूस किए गए। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे तेज भूकंप आया। इसकी वजह से पाकिस्तान के इस्लामाबाद, रावलपिंडी और भारत में जम्मू कश्मीर से दिल्ली एनसीआर तक झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक इसकी तीव्रता 6.1 मापी गई। इसका केंद्र हिंदू कुश में जमीन से करीब 220 किलोमीटर नीचे था। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। 4 नवंबर 2023 को रात 11:30 बजे नेपाल में 6.4 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 157 लोगों की मौत हुई थी। तब दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और बिहार की राजधानी पटना में भी झटके महसूस किए गए थे। हालांकि भारत में किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ था। इसके बाद 6 नवंबर को दिल्ली एनसीआर में शाम 4:16 पर फिर एक बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसका केंद्र भी नेपाल में था। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.6 आंकी गई। इसकी वजह से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी झटके महसूस किए गए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में इंदौर और सूरत को देश के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला है और इंदौर को लगातार 7वीं बार ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। केंद्र सरकार ने आज गुरुवार को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का रिजल्ट जारी किया। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 7वीं बार इंदौर पहले स्थान पर रहा। सूरत को भी इंदौर के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान मिला। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र का नवी मुंबई रहा। भोपाल 6वें से 5वें नंबर पर आ गया है। वहीं 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में महाराष्ट्र का सासवड़ पहले, छत्तीसगढ़ का पाटन दूसरे और महाराष्ट्र का लोनावाला तीसरे स्थान पर रहा। देश के स्वच्छ राज्यों की कैटेगरी में इस बार महाराष्ट्र को पहला, मध्य प्रदेश को दूसरा और छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिला। पिछली बार मध्य प्रदेश पहले स्थान पर था। गंगा किनारे बसे सबसे साफ शहरों में वाराणसी पहले और प्रयागराज दूसरे स्थान पर रहा। दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने इन राज्यों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया। इस बार कुल 9,500 अंक का सर्वेक्षण हुआ है। मध्य प्रदेश के महू को सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट बोर्ड का अवार्ड मिला है। बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर का अवार्ड चंडीगढ़ को दिया गया। दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने इन राज्यों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया। सूरत ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में इंदौर के साथ जीत लिया है भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब। प्लास्टिक वेस्ट प्लांट में रिसाइकल्ड प्लास्टिक को पुनः उपयोग योग्य बनाया जा रहा है। हर रोज डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन की मदद से सूरत को गार्बेज फ्री सिटी में मिली है 7 स्टार रेटिंग। हर सुविधा से लैस अपने अत्याधुनिक टॉयलेट्स की सहायता से वाटर प्लस सिटी बन चुके सूरत ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि वो है स्वच्छता में नंबर 1। श्री दक्षेश मवानी माननीय मेयर सूरत की अगुवाई में टीम सूरत देश के सबसे स्वच्छ शहर के पुरस्कार को पहली बार ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ उत्साहवर्धन करें टीम सूरत का। છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી સુરત સ્વચ્છતામાં બીજા નંબરે આવતો હતો। ખૂબ અફસોસ પણ થતો હતો। સુરતના શહેરીજનો, સુરતના કોર્પોરેટરશ્રીઓ, પદાધિકારીઓ, સુરતના અધિકારીઓ, કોર્પોરેશનના અને કર્મચારીઓ અને અન્ય
જે સુરત સુરતીઓ એ પણ ખૂબ પ્રયત્ન કરતા હતા, છતાં પણ દર વખતે બીજો નંબર આવતો હતો. આ વખતે પણ આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ જ્યારે ગુજરાતમાં સુરતમાં ડાયમંડ બુશના લોકાર્પણ માટે આવવાના હતા, એના પહેલાં એમની એક સૂચના હતી કે એક અઠવાડિયું સુરતમાં સફાઈ થવી જોઈએ અને એક માઇક્રો સફાઈની આખી ઝુંબેશ કોર્પોરેશનના પદાધિકારીઓ, કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ, કર્મચારીઓ સાથે સૌ સુરતના શહેરીજનોએ ગલી ગલીમાં જે ઝુંબેશ આદરી એનું પરિણામ આજે આપણને મળ્યું છે. ને આજે પહેલીવાર સુરત સ્વચ્છતામાં પહેલો નંબર પ્રાપ્ત કર્યું છે. એના માટે સુરતના સૌ શહેરીજનોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. સુરત મહાનગરપાલિકાના પદાધિકારીઓને, મેયર, સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન, માજી મેયર, એમના માજી ચેરમેન, એમના સૌ કોર્પોરેટરો, સૌ કમિશનર અને બીજા અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ કે જે કર્મચારીઓની જહેમતને કારણે આ સફાઈ ઝુંબેશ સફળ થઈ છે. સુરતના શહેરીજનોની મદદ અને એમનામાં આવેલી જાગૃતિને કારણે જે એમણે સપોર્ટ કર્યો છે, આ સપોર્ટને કારણે આજે સુરત આ પહેલા નંબર આવ્યો છે. આપણા માટે ગર્વની વાત છે, આનંદની વાત છે અને ઐતિહાસિક દિવસ એ આપણા માટે છે. અને ગુજરાતનું આ એકમાત્ર શહેર જે 7 સ્ટાર સાથે પહેલા નંબરે આવ્યું છે. તો આ નંબર જાળવવો, આ સ્વચ્છતા જાળવવી, એના માટે જાગૃત રહેવું અને બાકીના લોકોને પણ જાગૃત કરવા એવી પણ મારી સૌ સુરતીજનોને ખૂબ ખૂબ આગ્રહપૂર્વક વિનંતી પણ છે. गुजरात के वडोदरा की वाघोड़िया विधानसभा के निर्दलीय विधायक धर्मेंद्र सिंह वाघेला के विधायक पद से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने की खबरों ने हलचल मचा दी है। देश भर में इन दिनों 2 मुद्दे छाए हुए हैं। एक है अयोध्या में बन रहा राम मंदिर, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है और जैसे ही अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा खत्म होती है, लोकसभा चुनाव 2024 पर पूरे देश का फोकस केंद्रित हो जाएगा। वैसे लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी गई है। खासकर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कई महीनों से इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। गुजरात के वडोदरा शहर में भी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां शुरू कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की टिकट वडोदरा सीट से किसे मिलेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी से वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट ने कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठक कर बूथ को मजबूती देने की और पेज समिति बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कमेटी में भारतीय जनता पार्टी में जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। આપણા પ્રદેશના અધ્યક્ષે આપણને એક મંત્ર આપ્યો અને એ મંત્ર છે પેજ સમિતિ. અને પેજ સમિતિ દ્વારા આપણા લોકોને આપણા બૂથમાં, આપણા વાઘોડિયા વિધાનસભાના 288 બૂથ છે. અહીંયા બૂથ એટલે હું શહેર હોય તો એવું કહું કે ભાઈ સોસાયટીઓ કેટલી આવી અને એ સોસાયટી અહીંયા પણ એવું હશે. પંચાયત ખરું, પણ પંચાયતમાં બીજા ગામડા બી જોડાયા હોય. એટલે હું એવું માનું કે દરેક ગામ, અહીંયા 288 બૂથ છે, તો દરેક ગામમાં આપણે શું કર્યું હોય. અહીંયાથી સતીશભાઈ, પહેલા અશ્વિનભાઈ હતા, સતીશભાઈ, બ્રહ્મભટ્ટ સાહેબ અને એ લોકોએ તમને પેજ સમિતિ બનાવવાનું કીધું અને તમે બનાવ્યા હશે. નત બનાવ્યા એવું નહીં, બનાવ્યા ખરા, પણ ગામના કેટલા ફળિયા? तो कोई गामना 5 फड़िया छे तो 3 फड़िया कर्या होय, 2 छोड़ दीधा होय. खरू के खोटू? इसी के तहत वाघेश्वरी फार्म में एक मीटिंग वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट ने ली है, जिसमें सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र आज रहे वाघोड़िया के निर्दलीय विधायक धर्मेंद्र सिंह वाघेला। हो सकता है कि धर्मेंद्र सिंह वाघेला वाघोड़िया विधायक से इस्तीफा दें और विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी में जुड़ जाए और लोकसभा चुनाव के साथ साथ वाघोड़िया का विधानसभा उपचुनाव भी ले लिया जाए। इसी के तहत आइए करते हैं बातचीत वाघोड़िया के विधायक धर्मेंद्र सिंह वाघेला से। लोकसभा चुनाव की हलचल देश भर में तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव को अब चंद ही महीने बचे हैं और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में अलग अलग रणनीति के तहत काम करना शुरू कर दिया है। इसी के तहत वाघोड़िया के विधायक जो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी को अपना सपोर्ट दे चुके हैं, धर्मेंद्र सिंह वाघेला, वो भारतीय जनता पार्टी में विधिवत रूप से जुड़ने जा रहे हैं, ऐसी खबरें हैं। धर्मेंद्र बापू से ही पूछेंगे कि आखिरकार सच्चाई क्या है। भारतीय जनता पार्टी को आप ऑलरेडी सपोर्ट कर चुके हैं, अब भारतीय जनता पार्टी में विधिवत रूप से जुड़ने जा रहे हैं, ऐसी जो खबरें हैं, कितनी सच्चाई है उसमें?
ऐसे तो मैं भारतीय जनता पार्टी का ही हूँ, ना कभी मैंने कोई पार्टी कभी जॉइंट की है। और जुड़ने की बात है तो जब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं तो जुड़ने वाली कोई नई बात है नहीं। रही बात आज का जो भी कार्यक्रम है वो हमारे सांसद श्री रंजनबेन भट्ट, जिन्होंने 19 के अंदर जो बूथ माइनस थे उस बूथ को कैसे प्लस करना है, उसके लिए तमाम पार्टी के पदाधिकारी के साथ आज भोजन के साथ बैठक रखी है। कल आपने निर्दलियों के साथ भी एक बैठक की थी, आपके जो समर्थक हैं, और अब आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। किस तरह ये आगे देखा जा सकता है? वडोदरा शहर अब फिर एक बार वाघोडिया के सीट पर उपचुनाव देख रहा है। देखो, हमारा कोई निर्दलीय और कोई भारतीय जनता पार्टी, सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। कुछ व्यक्ति की वजह से नाराज़गी थी, उसकी वजह से कोई भारतीय जनता पार्टी के दो जूथ है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। और रही बात ऐसी कि भाई आगे चुनाव, तो चुनाव के लिए ऊपर पार्टी का जो भी आदेश होगा और हमारी वाघोडिया की जनता जो बोलेगी वो हिसाब से आगे का निर्णय हम करेंगे। CR पाटिल, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से भी आपकी बातचीत हुई है, उन्होंने कोई दिशा निर्देश दिए हैं? नहीं, अब ऐसे तो हर मंगलवार को हम लोग जाते हैं तो पाटिल साहब से मिलते रहते हैं। अभी ऐसी कोई डिस्कशन, कोई चर्चा हुई नहीं है। विधिवत जो भी होगा वो मैं हमारी जो जनता है उसको पूछने के बाद ही जाहिर करूँगा। और लोकसभा चुनाव के साथ हम वाघोडिया में फिर एक बार उपचुनाव देख सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी की टिकट से धर्मेंद्र बापू फिर एक बार चुनाव लड़ेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर पार्टी का आदेश होगा और हमारी वाघोडिया की जनता बोलेगी कि आपको चुनाव लड़ना है तो ज़रूर लड़ेंगे। इस्तीफा कब तक दे रहे हैं सर आप? अभी हमने वाघोडिया की जनता को पूछा ही नहीं है। वाघोडिया की जनता के साथ बातचीत हो जाएगी और जनता का जो भी व्यू होगा वो हिसाब से आगे निर्णय लिया जाएगा। सर, खबरें ये भी आ रही कि उत्तरायण के बाद आप भारतीय जनता पार्टी में जुड़ सकते हैं। मैं आपको बताया कि जो हमारी जनता का निर्णय है वो हमारा निर्णय होगा। अभी हमारी जनता को पूछने का बाकी है। जनता बोलेगी उस दिन हम तय करके रिजाइन कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं सारे मजबूत उम्मीदवारों को अपने पाले में कर रही है और उसी की ओर एक कदम धर्मेंद्र सिंह वाघेला को भी अब भारतीय जनता पार्टी में विधिवत जोड़ने का हो सकता है, ये मैं कह रही हूँ। अभी तक धर्मेंद्र सिंह बापू ने ये स्वीकार नहीं किया है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो इसी तरह की है कि आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर फिर एक बार वाघोडिया में इलेक्शन हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और वडोदरा में भी वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। अलग अलग विधानसभा के सदस्यों के साथ बैठक हो रही है और किस तरह लोकसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा किया जाए, उसकी पूरी रणनीति तय की जा रही है। उसी के तहत आज वाघेश्वरी फार्म में एक मीटिंग वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट ने ली है और कार्यकर्ताओं को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि आखिरकार कैसे उन्हें इलेक्शन में काम करना है। जिस तरह रंजनबेन भट्ट ने तैयारियां शुरू कर दी, कहीं ना कहीं उनका टिकट पक्का लग रहा है। रंजनबेन, टिकट पक्का लग रहा है, उस तरह की तैयारियां चल रही है? नहीं, बिल्कुल ये ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है हम सब लोग, और सभी जगह हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय CR पाटिल साहब ने सभी लोकसभा में हमारी संगठन टीम ने हर एक बूथ पे 150 परिवार का पेज समिति का सदस्य सभी को बनाया, यानी 150 घर जाके कार्यकर्ता ने पेज समिति बनाई है। लेकिन कहीं ना कहीं 19 और 22 का जो भी रिजल्ट है उसके अंदर कहीं हमने A कैटेगरी, B कैटेगरी और C कैटेगरी के बूथ हमने छांटे हैं। उसके अंदर जो B और C कैटेगरी के हैं उसके अंदर ज़्यादा घर जाके हम लोग उन परिवार को पास जाए, पेज समिति बनाए, और जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय CR साहब ने एक संकल्प लिया है कि 26 लोकसभा गुजरात की है और 26 की 26 2014 में भी जीती थी और 2019 में भी जीती थी। लेकिन सरकार, CR साहब का एक संकल्प है कि 2024 का चुनाव में हर एक लोकसभा के सांसद
5 लाख से ज़्यादा लीड से जीते। तो उसके लिए पहले से हर एक लोकसभा में संगठन की टीम, जिला के चुने हुए सदस्य, तालुका के चुने हुए सदस्य, नगर पालिका के चुने हुए सदस्य, सांसद, धारासभ्य, हमारी संगठन की पूरी टीम, सब लोग मिलके जिस घर हमने छोड़ दिया है लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं, वो उनके घर जाके हम उनका पेज समिति में उनको जोड़े, इस तरह का अभियान हमारा इस महीने तक चलने वाला है। तो ये हर जगह है, सिर्फ वडोदरा लोकसभा में नहीं है। और वडोदरा में किसको टिकट मिलने वाली है वो तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, लेकिन हर कार्यकर्ता, मैं सांसद हूँ, टिकट पार्टी जिसको भी देगी, हम सबको मिलके उनको जिताना है। हमारा 5,90,000 के वडोदरा लोकसभा में सबने जिताया है, तो इससे बड़ा लक्ष्य हमारी वडोदरा लोकसभा का होना चाहिए। तो इस पेज समिति के माध्यम से हम सभी लोग को जोड़ने का काम हम कर रहे हैं। ये चुनाव का नहीं है, पेज समिति के सदस्य और बड़े, बूथ और मजबूत बने, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। धर्मेंद्र सिंह बापू को आप भारतीय जनता पार्टी में ला रहे हैं, लोकसभा के चुनाव के साथ उपचुनाव वहां भी कराने की तैयारी कर ली है, क्या कहेंगे इसके बारे में? अभी तक तो मुझे कुछ पता है नहीं कि ऐसा धर्मेंद्र भाई जब अपक्ष जीते तो उन्होंने पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट दिया। 2014 मेरा लोकसभा, 2019 मेरा लोकसभा, उन्होंने 17 में भी अपक्ष वो लड़े थे विधानसभा में, फिर भी 19 में उन्होंने लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का काम किया था। और अब जब उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव जीता है, पहले दिन से उन्होंने पार्टी को सपोर्ट किया है, पहले दिन से वो पार्टी के कार्यकर्ता के साथ जुड़े हैं, उनके सभी कार्यकर्ता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये धर्मेंद्र भाई भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के माध्यम से अपक्ष है, लेकिन पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ओर से वो काम कर रहे हैं। अभी तक मुझे पता नहीं है कि धर्मेंद्र सिंह का चुनाव होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। पार्टी जब जो निर्णय करेगी उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, मैं, धर्मेंद्र भाई, हम सब इस दिशा में काम करेंगे। एक आखिरी सवाल, जितने नेता यहाँ आए हैं उन्होंने इशारा किया है कि रंजनबेन को 5 लाख से ज़्यादा की लीड से फिर एक बार जिताना है, ये क्या कहता है? नहीं, मेरी अकेली लोकसभा की सीट से 5 लाख की लीड से जिताना ऐसा नहीं है। उन्होंने नाम से कहा है कि रंजनबेन को फिर एक बार जिताना है। मैं लोकसभा में हूँ सांसद के तौर पे। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता चुनाव में खड़े रह सकते हैं। और दूसरा क्या होता है कि निर्णय करना तो हमारे प्रदेश के नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व वो करते हैं। तो उसी टाइम अभी तो हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, तब भी बोला गया, वो भी एक कमल के हिसाब से बोला जाता है। बाकी पार्टी, ये पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पार्टी जिसको भी टिकट देगी वो लोकसभा का चुनाव लड़ेगा। तो ये तो कार्यकर्ता हम सब मिलके, मैं भी आज सांसद हूँ लेकिन कार्यकर्ता की ओर से मुझे काम करना है। तो पेज समिति में मुझे भी मेरे बूथ में जो घर में नहीं गई हूँ उस घर में जाके पेज समिति बनानी है। तो ये पार्टी का कार्य है और हम सबको मिलके करना है। बहुत बहुत शुक्रिया वीएनएम से बातचीत के लिए। चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। रंजनबेन कह रहे हैं कि भले ही टिकट किसी को भी मिले लेकिन काम जारी रहेगा। लेकिन जिस तरह की तैयारियां चल रही है, कहीं ना कहीं रंजनबेन भट्ट को ये आश्वासन कहीं ना कहीं मिला होगा और इसीलिए ज़ोरों शोरों से हर एक विधानसभा में चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई है। लोकसभा का टिकट 2024 का वडोदरा की सीट से किसे मिलता है उस पर तो हमारी नज़र होगी ही, लेकिन जो गतिविधियाँ इन दिनों चल रही है उस पर भी वीएनएम की पैनी नज़र बनी हुई है। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरी का, वीएनएम टीवी के लिए। गुजरात के वडोदरा में उत्तरायण के पर्व को ध्यान में रखते हुए इंद्रप्रस्थ फाउंडेशन द्वारा सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई। उत्तरायण में अब चंद ही दिन बाकी हैं। उत्तरायण के मौके पर गुजरात में लोग उत्साह से पतंगोत्सव मनाते हैं। पतंग उत्सव के चलते कई लोग पतंग को उड़ाने के लिए चाइनीज डोरी का इस्तेमाल करते हैं। इस डोरी से पक्षियों के साथ साथ द्विपहिया वाहन चालक अक्सर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, जिसके चलते वडोदरा में इंद्रप्रस्थ फाउंडेशन द्वारा ऐसी घटना से वाहन चालकों की सुरक्षा करने हेतु सुरक्षा अभियान के अंतर्गत निशुल्क सेफ्टी गार्ड लगाए जाने के आयोजन का वडोदरा शहर के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत द्वारा शुभारंभ किया गया।
सांसद रंजनबेन भट्ट के मार्गदर्शन में संस्था द्वारा गोत्री में सरकारी अस्पताल के सामने तमाम द्विपहिया वाहनों को निशुल्क सेफ्टी गार्ड फिटिंग किए गए। इंद्रप्रस्थ फाउंडेशन के इस उम्दा कार्य से कई लोग अपनी जान बचा सकेंगे। अपना उत्तरायण में लोग पतंगबाजी करता हो त्यारे दोरीना एनाथी गला लोगोना जो है बहुत इंजरी थी जती हुई है અને એના લઈને जो है एक सेफ्टी जो रॉड હોય છે जो टू व्हीलर ने બહાર લગાવવા માટે એના આજે ઇન્દ્રપ્રસ્થ ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ તરફથી વડોદરા શહેર પોલીસ તરફથી जो એના આયોજન કરવામાં આવેલા છે। એના અત્યારે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લોકો પોતે ગાડી રોકીને પોતે मतलब रुकाઈને લોકો जो अपने ગાડીમાં ફિટ કરાવી રહ્યા છે जो है અને લોકોથી મારી અપીલ પણ એવું છે कि आप जो चाइनीज दोरी नायलॉन दोरी आ बधाना उपयोग नहीं करो। आ बधे प्रतिबंधित भी है, आ गुनाहित प्रवृत्ति है। साथों साथ एना उपयोग करवाथी मानव जीवन पर भी खतरो रहे छे, पशु पक्षीओ पर भी खतरा रहे छे। तो जेथी बधा लोग खूब एंजॉय करो, मकर संक्रांति उत्तरायण एंजॉय करो, पतंगबाजी करो, परंतु साथ साथ थोड़ा ध्यान रखिए तो अमे बीजा लोगोने भी सेफ्टी ने ध्यान में राखी सकीए। અહીંયાથી જેટલા બાઇક લઈને જાય છે એમને બાઇકની આગળ સળિયો જેનાથી એમને પ્રોટેક્શન મળે છે। કદાચ દોરો આગળથી પસાર થતો હોય તો એ સળિયો રોકી લે છે। એક કામ આજે ઇન્દ્રપ્રસ્થના રસોડાએ આજે આ કર્યું છે। હું ટીમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું, પણ સાથે સાથે સૌને બિલકુલ મારા ઉત્સવ પ્રેમી વડોદરાના લોકો ઉત્તરાયણ ચોક્કસ મનાવજો। गुजरात के वडोदरा के वीआईपी रोड पर स्थित ब्राइट स्कूल में वार्षिक खेलोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वडोदरा की वीआईपी रोड पर ब्राइट स्कूल है, जहां बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए लगातार विभिन्न आयोजन किए जाते हैं। इसी के तहत एनुअल स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग खेल गतिविधियां आयोजित की गई। ब्राइट स्कूल के 1 से 7वीं कक्षा के बच्चों ने इस वार्षिक खेल उत्सव में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित की। इन खेल गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को इनाम वितरण कर प्रोत्साहित भी किया गया। इस मौके पर स्कूल के डायरेक्टर सीमित शाह, प्रिंसिपल, शिक्षकों और छात्रों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। आज ब्राइट स्कूल सीबीएसई यूनिट कारेलीबाग का स्पोर्ट्स डे हुआ था, जिसमें बच्चों ने स्पोर्ट्स डे के दिन पहले स्कूल सॉन्ग से शुरुआत की, फिर ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई, रिलीजिंग ऑफ बलून की और सब गेम्स जो है स्पोर्ट्स की वो आज चालू की। इसमें जो भी स्टूडेंट्स को इनाम मिला है, जो भी फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, उनको पुरस्कृत करते हुए हमने मेडल्स दिए हैं। ये एक भावना एवरी ईयर हम करते हैं कि स्टूडेंट्स को एक फिजिकल एक्टिविटी और स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, इसीलिए हर प्रकार की स्पोर्ट्स की गेम्स का आयोजन किया जाता है। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। हर बार की तरह इस बार भी एफोटल बाय सयाजी लेकर आया है एक नया जायका, जश्न अवध, अ ट्रूली रॉयल एक्सपीरियंस इंस्पायर्ड बाय द रॉयल किचन्स। शाही दावत से घर की रसोई तक का जायका है जश्न अवध। राजमहलों से सड़कों पर ठेलों तक की कहानी है जश्न अवध। कबाब से लेकर बिरयानी तक और दाल से लेकर मुंह मीठा करने तक उठाइए अवध के पारंपरिक डिशेस का लुत्फ। जश्न अवध 5 जनवरी से 14 जनवरी तक एफोटल बाय सयाजी, कालाखोड़ा, वडोदरा। फॉर बुकिंग कॉल 9825551337 और 9825550471। Part of the RR Global Conglomerate, with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider.
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। दर्शनम ओशन, वडोदरा के गोत्री वासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास। आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस। सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्री वासना रोड, वडोदरा। गुजरात के वडोदरा के गोत्री में स्थित अयप्पा मंदिर में 59वां वार्षिक पूजा महोत्सव आयोजित किया गया है, जिसके तहत विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वडोदरा में बसने वाले केरल समाज के लोगों द्वारा वडोदरा में अयप्पा सेवा समिति की स्थापना की गई है, जिसके तहत सभी त्योहारों को मिलजुल कर मनाया जाता है। इसी के तहत अयप्पा सेवा समिति द्वारा गोत्री के अयप्पा मंदिर का 59वां वार्षिक पूजा महोत्सव आयोजित किया गया, जिसके तहत मंदिर पर ध्वजारोहण किया गया और कोडियेट्टम और डांस जैसी प्रस्तुतियां दी गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में अयप्पा सेवा समिति के सदस्यों और समाज के लोगों की उपस्थिति रही। इस मौके पर वडोदरा महानगर पालिका की डिप्टी मेयर चिराग बारोट, अयप्पा सेवा समिति के अग्रणी मोहन नायर, राजन नायर समेत के सदस्य मौजूद रहे। अयप्पा मंदिर का 21 आनुअल अयप्पा पूजा और कोडियेट्टम संघ का आयोजन किया गया है और अयप्पा सेवा समिति का 15th आनुअल अयप्पा पूजा का भी और गोत्री अयप्पा का 21 कोडियेट्टम संघ का आयोजन आज चल रहा है। तो हर साल जनवरी 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक गोत्री अयप्पा मंदिर का आनुअल उत्सव का आयोजन किया जाता है। अयप्पा सेवा समिति द्वारा वडोदरा शहर में दर वर्षनी जेम आ वर्षे पण अयप्पा भगवाननी पूजा અને ધ્વજારોહણનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે। છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી આ સંસ્થા જોડે હું જોડાયેલો છું ને દર વર્ષે આ તહેવારમાં મને ભાગ લેવાનો મોકો મળે છે અને ભગવાનના દર્શન અને આશીર્વાદ મેળવું છું। વડોદરા શહેરમાં આ 59મા વર્ષની પૂજા છે અને આ મંદિરની 27મા વર્ષની આ પૂજા છે। સૌ કેરાલિયન સમાજના ભક્તો અહીંયા ભેગા થઈ અને ભગવાન અયપ્પાની પૂજા કરે છે અને પોતાના માટે આશીર્વાદ માંગી અને આખું વર્ષ ધન્યતા મળે એ માટે ભગવાનને અરજ કરે છે। गुजरात के वडोदरा के अकोटा स्टेडियम में खेल महाकुंभ 2.0 के तहत आयोजन किया गया है। खेल, युवा और सांस्कृतिक गतिविधियां विभाग गांधीनगर तथा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात द्वारा गुजरात के तमाम जिलों में खेल महाकुंभ 2.0 का आयोजन किया गया है। आज दूसरे दिन भी वडोदरा के अकोटा स्टेडियम में कबड्डी का आयोजन किया गया। स्पर्धा में बड़ी संख्या में स्कूलों के छात्रों ने भाग लिया। यह आयोजन जिला खेल विकास अधिकारी कृष्णा पंड्या, जिला शासन अधिकारी श्वेता पारगी, जिला शिक्षा अधिकारी RR व्यास, अकोटा स्टेडियम के पश्चिमी जोन के कन्वीनर एजाज मिर्जा द्वारा अलग अलग जगह पर आयोजित होने वाली स्पर्धाओं का आयोजन किया गया है। उनके प्रयासों से ये आयोजन सफल हो पाया है। और यहाँ पे आज गर्ल्स का कबड्डी टूर्नामेंट हो रही है और ये इतनी अच्छी तादाद में आज लड़कियाँ खेलने आई है, वो खुशी की बात है। और ये अकोटा स्टेडियम पर कबड्डी चल रही है और इनके अंदर सबसे ज़्यादा मेहनत है हमारे कृष्णा मैडम की, जो गुजरात स्पोर्ट्स अथॉरिटी बड़ौदा के सीनियर कोच है और वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम सब कन्वीनर उनकी मेहनत को हम सफल करेंगे। वेतन बढ़ोतरी की मांग के साथ वडोदरा कॉर्पोरेशन के ड्राइवर्स की हड़ताल के चलते आज कॉर्पोरेशन की कार्यवाही रुक गई है। गुजरात के वडोदरा कॉर्पोरेशन में व्हीकल पूल के 300 से ज्यादा ड्राइवर हड़ताल पर उतर गए हैं।
300 से ज्यादा ड्राइवर वेतन बढ़ोतरी की मांग के साथ कॉरपोरेशन कार्यालय पर ही धरने पर बैठे हैं। वडोदरा कॉरपोरेशन के ड्राइवरों की हड़ताल से वडोदरा में आज कॉरपोरेशन की कार्यवाही पर भी लगाम लग गई है। वडोदरा कॉरपोरेशन के व्हीकल पुल में कार्यरत ड्राइवर पिछले कई वक्त से वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं होने से आखिरकार ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी है। आज अमे छेल्ला 10 વર્ષથી જ વ્હીકલ પુલમાં ડ્રાઈવર રીતે છે અને કાલે રાતે જ અમારે પગાર પડ્યો છે કે જેની અંદર બધાના પગારો ડ્રાઈવરોના ઓછા આવ્યા છે। એટલે અમે અમારા જે જયેશભાઈ પ્રમુખ છે એમને અમે જાણ કરી રાતે, તેમને સવારે કીધું કે આપણે સવારે મળીને બધા ડ્રાઈવરો સાહેબો જોડે આપણે વાત કરી લઈએ અને જે થયો એનો નિકાલ આપણે કરીએ। એટલે અમે એના માટે જ આજે રોકાયા છે, કારણ કે આજે અમને છેલ્લા 4 વર્ષથી આ 4 મહિનાથી આજે નવા કોન્ટ્રાક્ટર આવ્યો છે, તો છેલ્લા 4 મહિનાથી અમને કોઈ જાતનું સેફટી નથી આપી, નથી પગાર પાવતી આલી, નથી યુનિફોર્મ આપ્યો, નથી આઈ કાર્ડ આપ્યા, કોઈ જાતનું અમને આપ્યું નથી। જ્યારે અમારી પાસેથી એમને બધી રીતે ડોક્યુમેન્ટ લીધેલા છે, બેંક પાસબુક, પાન કાર્ડ, આધાર કાર્ડ, ફોટા બધું લીધેલું છે, છતાં બી અત્યાર સુધી અમારી પાસે પોતાના આઈ કાર્ડ નથી આપેલા, નથી પગાર પાવતી આપી। જો પગાર પાવતી આલે તો અમને બધી ખબર પડી જાય કે ભાઈ અમારો પગાર શું છે, એમાં બોનસ શું છે, પણ એ હજી અમને આપતા જ નથી, કારણ કે એ ચોરી જ કરે છે। મન ફાવે એ પ્રમાણે ડ્રાઈવરોને પગાર નાખી દે છે, કોઈને 12,000 નાખે, કોઈને 11,000 નાખે, કોઈને 10,000 નાખે, અને આ દર મહિને તારીખ પગાર પડે એના બીજે દિવસે દર મહિને અમારા પ્રોબ્લેમ થાય છે અને અમારા મેનેજર સાહેબને રજૂઆત કરવા આવવું પડે છે। યુનિફોર્મની અંદર એવું છે કે ભાઈ એમના લવાજમની અંદર એમને એવી રીતે કરવામાં આવેલું કે ભાઈ 2 જોડી યુનિફોર્મ આપવામાં આવશે અને 1 જોડી સેફટી શૂઝ આપવામાં આવશે, પણ એમને શું છે કે ભાઈ અમુક 50-70 ડ્રાઈવરોને જ ખાલી યુનિફોર્મ આપ્યા છે અને એ બી કે એક જ જોડી આપ્યા છે। તો હવે 1 જોડી યુનિફોર્મ ડ્રાઈવર કેટલા દિવસ ચલાવે? આજે 2 જોડી યુનિફોર્મ હોય તો ડ્રાઈવર વારાફરતી પહેરી શકે, 1 જોડી યુનિફોર્મમાં ડ્રાઈવર કેટલા દિવસ પહેરે? અને એ બી ખાલી બતાવવા માટે એમના ટેન્ડરમાં 50-70 ડ્રાઈવરોને જ ખાલી યુનિફોર્મ આપ્યા છે। આમ તો આપણે પગાર 30 દિવસનો કરતા હોય, 30 દિવસ કરતા 31 દિવસનો કરતા હોઈએ છીએ, પણ બની શકે એટલા લોકો ગેરહાજર હોય, જે તે વોર્ડમાંથી એ લોકોની હાજરી વેરીફાઈ થઈને આવતી હોય છે, એ ગેરહાજર દિવસનો પગાર કપાતો હોય છે। એની આપણી પાસે આ હાલમાં ડિસેમ્બરમાં ચૂકવણું કર્યું છે, એ પ્રમાણે લિસ્ટ આપણી પાસે છે, 31 દિવસ પ્રમાણે ચૂકવણું કર્યું છે। આપણે આ લિસ્ટ છે, એ લોકોને રજૂઆત એવી હતી કે અમારે રેગ્યુલર પગાર થવો જોઈએ, સેલરી સ્લીપ મળવી જોઈએ, સેલરી સ્લીપ બી લગભગ હમણાં 1-2 કલાકમાં લોકોને આપી દેશે। હાલમાં આપણે ટેન્ડરની કોઈ પ્રમાણે 10 તારીખ સુધી પગાર કરવાનું કારણ દઈએ છીએ। એ બી આમાં એવું બની શકે જૂના જે કર્મચારી છે એ પીએફ અને ઈએસઆઈ નંબર તો એક જ હશે, અને નવા ભરતી કર્યા તો લોકો નવો જનરેટ થાય પીએફ નંબર, એ આપણે જોઈ લઈશું। અમે રજૂઆત કરી છે, લોકોને ધ્યાન દેવું છે, અને જે અલગ અલગ પીએફ નંબર છે એ અમે જોઈ લઈશું। લગભગ અલગ અલગ નંબરથી એક જ કોમન નંબર હોય છે, નવા ભરતી કરે છે એમાં નવા જનરેટ થયા, બાકી કોઈ નથી। गुजरात के वडोदरा में स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती के मौके पर राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया जाएगा, जिसके बारे में जानकारी दी गई। अलकापुरी में स्थित रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल हॉल में 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के मौके पर राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया जाएगा, जिसके चलते आज पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। इस पत्रकार परिषद में यूनिवर्सिटी के पूर्व सिंडिकेट सदस्य दीपक शाह, वॉकमैन ऑफ इंडिया के राजू ठक्कर उपस्थित रहे और संपूर्ण कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई। 12 જાન્યુઆરી આપણે બધાને ખબર છે કે રાષ્ટ્રીય યુવા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે, અને આ વર્ષે અમે આવા પ્રયત્ન કરીએ કે વડોદરાવાસીઓને અમે ખાસ આહ્વાન કરીએ છીએ કે જે જગ્યા ઉપર સ્વામી વિવેકાનંદ પોતે રોકાયા હતા એ સ્થાન એમના ચરણધૂલીથી પવિત્ર થયેલું છે, ત્યાં ચોક્કસ આયા પધારે, એમની ઉર્જા, સ્વામી વિવેકાનંદની ઉર્જા, એમની શક્તિ એક નવા ઉત્સાહ, નવા ઉમંગ લઈને આવે અને સ્વામીજીના પાસેથી આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરે। અને સ્વામી વિવેકાનંદનું જે સ્વપ્ન હતું કે ભારત વિશ્વગુરુ બનશે, આખા વિશ્વ ઉપર ભારતનું રાજ થશે, પરંતુ ના તલવારના જોરથી નહીં, પરંતુ આધ્યાત્મિક શક્તિથી। તો અહીંયા આવશે અને સ્વામી વિવેકાનંદના વિચારો એ ગ્રહણ કરશે। એના માટે અમે બધા વડોદરાવાસીઓને આહ્વાન કરીએ છીએ। ઘણા સ્કૂલોમાંથી વિદ્યાર્થીઓ પણ આવવાના છે, ધ્યાનખંડમાં તમે ધ્યાન કરી શકો, અહીંયા સ્વામી વિવેકાનંદની પ્રદર્શની છે એ જોઈ શકો, અને વાર્તાલાપ પણ થશે। અને સ્વામી વિવેકાનંદ જો બહાર પૂર્ણ કદની સ્વામીજીની જે મૂર્તિ મૂકેલી છે ત્યાં એમના ચરણોમાં તમે તમારી શ્રદ્ધા, ભક્તિ અને પુષ્પ અર્પણ કરી શકો। તો ફરીથી બધા વડોદરાવાસીઓને આ 12 જાન્યુઆરીના સ્વામી વિવેકાનંદ જન્મ દિવસે આશ્રમમાં આવવાનું હાર્દિક આમંત્રણ આપું છું। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित फ्लावर शो का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अहमदाबाद में आयोजित फ्लावर शो का दौरा किया।
प्रधानमंत्री वाइब्रेंट समिट में शामिल होने गुजरात आए थे। 3 दिन के दौरे के बाद कल रात वे दिल्ली लौटने वाले थे, लेकिन अचानक उनका रूट बदल जाने से पुलिस द्वारा रिवर फ्रंट के रास्ते पर चुस्त पुलिस दल तैनात किया गया। अपने काफिले के साथ वे रिवर फ्रंट पर पहुंचे। यहां आधा घंटे का समय बिताने के बाद एयरपोर्ट रवाना हुए। प्रधानमंत्री के आगमन के चलते ब्रिज और फ्लावर शो एंट्री गेट के पास लोगों की भीड़ देखने को मिली। पीएम के काफिले के निकलते ही लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। पीएम के आगमन के चलते आम जनता के लिए फ्लावर शो में एंट्री बंद कर दी गई थी, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोगों को लौटते देखा गया। पीएम के फ्लावर शो में जाने के निर्णय के चलते रिवर फ्रंट का रोड बंद करना पड़ा था, जिसके कारण आश्रम रोड पर भारी ट्रैफिक जाम देखा गया। पीएम ने वीवीआईपी गेट नंबर 5 से फ्लावर शो में एंट्री की थी। पूरा परिसर खाली करवा दिया गया था। इस मौके पर अहमदाबाद की मेयर प्रतिभा जैन और अधिकारी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री के आने की वजह से जो लोग फ्लावर शो नहीं देख पाए, वे लोग कल की टिकट से आज फ्लावर शो का दौरा कर पाएंगे। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। नए वर्ष पर नई डायरी चाहिए तो युग धर्म है ना। हर कलर्स, डिजाइन्स और हर वर्क के लिए डायरीज का वाइड कलेक्शन। व्यापारी से लेकर बिजनेसमैन तक, स्टूडेंट से लेकर हाउसवाइफ तक, हर किसी के लिए उनकी जरूरतों के मुताबिक की डायरी। दुकानों से लेकर कॉर्पोरेट सेक्टर तक पसंद की जाती है युग धर्म की डायरीज। डायरीज के साथ साथ हर तरह की स्टेशनरी, फाइल्स, फोल्डर्स भी युग धर्म में अवेलेबल। वडोदरा के काला घोड़ा, गेंडा सर्कल, अकोटा, मकरपुरा जीआईडीसी, मांडवी और निजामपुरा में है युग धर्म के ब्रांचेस। युग धर्म स्टेशनरी, 6 गार्डन व्यू कॉम्प्लेक्स, काला घोड़ा सर्कल, सयाजीगंज, वडोदरा। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर, रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। नेक्स्ट टाइम प्लान योर हॉलीडेज विद माना होटल्स। कॉन्टैक्ट 8107888800। जनवरी से देश हित में राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की जा रही है, जिसके चलते आज अहमदाबाद में पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। आगामी 14 जनवरी से मणिपुर से कांग्रेस द्वारा देश हित में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की जा रही है, जिसके चलते आज अहमदाबाद में पत्रकार परिषद का आयोजन कर जानकारी दी गई। कांग्रेस की पूर्व महिला प्रमुख नेटा डिसूजा ने पत्रकार परिषद में भाजपा को आड़े हाथों लिया। बिल्किस बानो के मुद्दे को यहाँ उठाया गया। बिल्किस बानो को इस यात्रा में जुड़ने के लिए आमंत्रण भी दिया गया है। इस मौके पर भारत में हो रहे महिलाओं पर अत्याचार के मुद्दे को भी उठाया गया। भाजपा को बलात्कार जनता पार्टी की संज्ञा दी गई। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को रंगा बिल्ला की संज्ञा दी गई। देश के लोगों से भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ने की अपील की गई। मणिपुर के मसले को भी यहाँ उठाया गया। ये यात्रा 6,813 किलोमीटर का सफर तय कर 15 राज्यों में होती हुई 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। लोगों द्वारा इस यात्रा में जुड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन किए जाने की अपील की गई। वहीं 9891802024 पर मिस कॉल कर लोग इस यात्रा में जुड़ सकेंगे। गुजरात के 7 जिलों से होकर ये यात्रा गुजरेगी और वो मिस कॉल के माध्यम से आप इस यात्रा से जुड़ सकते हो। मिस कॉल नंबर है 9891802024। मैं दोबारा इस नंबर को रिपीट करूंगी 9891802024। उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा से आप जुड़ोगे और यात्रा जहां जहां से जा रहा है, जिस रूट से जा रहा है, उस यात्रा में क्या हो रहा है, आपको हर बात का पता चलेगा। ये यात्रा से ताकत आप केवल
उस एरिया के लोगों को नहीं बल्कि पूरे देश जो पीड़ित है, आप उन सब का आवाज़ बनोगे। साथ ही साथ मैं आप प्रेस के माध्यम से देश के अनगिनत लोग जो कांग्रेस पार्टी में विश्वास रखते हैं, जो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की क्षमता जानते हैं, जो कांग्रेस पार्टी को दिल से चाहते हैं, जो कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ करना चाहते हैं, मैं उन सब से निवेदन करूंगी कि डोनेट फॉर देश जो है इस अभियान से भी जुड़े। उसके लिए आपको DONATEINC.in पे जाके आप अपना योगदान दे सकते हो। 138 रुपीज से लेके आप जो भी देना चाहते हो वो ऑप्शंस है। अगर किसी को भी 10 रुपया भी देना है ना, तो आप सादर आमंत्रित हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग इस डोनेशन ड्राइव में हिस्सा लें। आपके माध्यम से मैं सबको ये अपील करती हूँ। ये यात्रा मणिपुर से होते हुए नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से होते हुए जाएगा। जी हाँ, यह यात्रा गुजरात से गुजरेगी। यह यात्रा करीबन 445 किलोमीटर गुजरात में 5 दिनों के लिए और 7 जिलों से गुजरेगी। बिना डरे लोग, आपके माध्यम से ये सुन के मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग तंग आ चुके हैं भाजपा शासन से, जो लोगों को पता है, आज भी याद कीजिए, मैं सिर्फ एक छोटी सी एग्जाम्पल दे रही हूं। एग्जाम्पल्स तो लाखों लाख है यहाँ पे गुजरात में, क्योंकि गुजरात के लोग खूब जानते हैं कि प्रचार प्रसार और किस तरीके से भाजपा सरकार केवल एडवर्टाइजमेंट्स को यूज करते हैं, बड़े बड़े घोषणाएं करते हैं, रेवड़ी भी नहीं मिलता है। याद करो मोदी जी, मैं आपके गुजरात में हूं। आज आप यहाँ पे हो गुजरात में, अहमदाबाद में हो, वाइब्रेंट गुजरात के लिए। क्या वाइब्रेंट है? बड़े बड़े एमओयूज करने से कुछ वाइब्रेंट होता है? केवल अधूरे एमओयूज। मैं मोदी जी को आपके माध्यम से याद दिलाना चाहूंगी, ढोलेरा सर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो मोदी जी आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो कब था? जब आप सीएम थे शायद। अब तो आप पीएम भी बन गए हो। क्या आपका सपना अधूरा है? जो अपने खुद के घर के सपने, जो खुद गुजरात में सीएम रखते हो, वो सपने को साकार नहीं कर पा रहे हो, देश को बर्बाद कर रहे हो। गुजरात के जूनागढ़ के मेंदरडा में चाइनीज डोरी समेत की प्रतिबंधित वस्तुओं पर पुलिस की पैनी नजर है। जूनागढ़ के मेंदरडा में पुलिस प्रशासन द्वारा चाइनीज डोरी, प्लास्टिक डोरी आदि बेचने वाले व्यापारियों पर कार्यवाही की जा रही है। साथ ही पुलिस द्वारा इन वस्तुओं को बेचने वाले व्यापारियों और जनता को मार्गदर्शन देकर प्रतिबंधित वस्तुओं का इस्तेमाल न किए जाने के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा पतंग और डोरी बेचने वाले व्यापारियों के यहाँ जांच की गई। चाइनीज डोरी के इस्तेमाल से पक्षियों को तो नुकसान पहुंचता ही है, साथ साथ कई लोग भी दुर्घटना का शिकार बन जाते हैं, जिसके चलते पुलिस प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जा रही है। शुरू थे जैसे चार अलग अलग कलर गुजरात के कच्छ की रण के बेस्ट टूरिज्म विलेज के तौर पर जाने जाते धोरडो में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। कच्छ के धोरडो में उत्साह से अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। इस पतंग महोत्सव में देश के पतंगबाजों सहित ओमान, पोलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, फ्रेंच, रोमानिया, ट्यूनीशिया, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका सहित के 12 अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाजों ने शिरकत की। गुजरात प्रवासन निगम लिमिटेड और कच्छ प्रशासन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पतंगबाजों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। पतंगबाजों द्वारा उड़ाई गई पतंग के चलते आकाश में सर्जित
अनोखा दृश्य लोगों को मंत्रमुग्ध कर गया। विद्यालय के छात्रों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने इस आयोजन का आनंद लिया। यहाँ कच्छ संस्कृति को उजागर करते नृत्य को सभी लोगों ने सराहा। ઉત્તરાયણનો પર બધા માટે ખૂબ મંગલમય રહે, ખૂબ સારું રહે એવા બધાને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ આપું છું. આપણે ધોરડો ખાતે આજે આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવની કચ્છમાં શરૂઆત કરવામાં આવી. એમાં ટોટલ 13 દેશોથી વિભિન્ન ઇન્ટરનેશનલ કાઇટોપસ પણ ભાગ લેવા આવ્યા છે. સાથે સાથે વિભિન્ન રાજ્યો જેમ કે રાજસ્થાન, પુદુચેરી, અમદાવાદની ટીમ વગેરે પણ અહીંયા ઉજવા આવી છે. છેલ્લા વર્ષોમાં ધોરડોનો વિકાસ ટુરિઝમ થકી ખૂબ સારો થયું છે. રાજ્ય સરકાર અને જિલ્લા પ્રશાસન પણ પ્રયત્ન કરે છે કે જેટલી સુવિધાઓમાં સગવડ વધી શકે અને જેટલું ટુરિઝમનો વ્યાપ વધી શકે અને જેટલા ઇવેન્ટ્સ થાય છે, જેટલા ફંક્શન્સ થાય છે એને આપણે ધોરડો સાથે ટુરિઝમ સાથે લિંક કરીએ એનું પ્રયત્ન પણ કરવામાં આવી રહ્યા છે. गुजरात के राजकोट के धर्मेंद्र सिंह कॉलेज ग्राउंड में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। गुजरात में इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव जारी है। गुजरात के कई शहरों में पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया है। राजकोट में भी अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। इस पतंग महोत्सव में जर्मनी, इराक, मलेशिया, इजराइल, इटली, जॉर्डन, कोरिया, लेबनान, नेपाल, यूके, जॉर्जिया जैसे विभिन्न देशों से अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाज हिस्सा ले रहे हैं। भारत देश के बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब सहित के राज्यों से पतंगबाज इस पतंग महोत्सव में जुड़ने के लिए राजकोट पहुंचे। इस मौके पर राजकोट के मेयर सहित अधिकारी और पदाधिकारी उपस्थित रहे। पतंग महोत्सव का शुभारंभ गरबा और पंजाबी भांगड़ा के साथ किया गया। यहाँ लोगों ने जमकर भांगड़ा और गरबे का लुत्फ उठाया। पतंग महोत्सव के चलते आसमान में चारों ओर पतंग ही पतंग दिखाई दे रही थी। इन रंग बिरंगी खूबसूरत पतंगों ने लोगों का मन मोह लिया। ભારત દેશના વડાપ્રધાન માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ જ્યારે ગુજરાતમાં મુખ્યમંત્રી શ્રી હતા ત્યારે આ પરંપરાને શરૂ કરી આપણી પતંગને વિશ્વના ફલક ઉપર લઈ જાઓ ને વિશ્વના આકાશ ઉપર લઈ જાઓ ને આ પરંપરાને આજ ભારતીય જનતા પાર્ટીની માનનીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબની ગુજરાત સરકારને આ પરંપરા ચાલુ રાખી છે. તેના ભાગરૂપે આજે 10 તારીખથી લઈને 13 તારીખ સુધી ગુજરાતની 8 મહાનગરપાલિકાઓની અંદર ગુજરાત સરકારના સહયોગથી આ કાઇટ ફેસ્ટિવલ ઉજવાઈ રહ્યો છે. તેના ભાગરૂપે રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા ધર્મેન્દ્ર સિંહ કોલેજની અંદર અલગ અલગ રાજ્યો અને अलग अलग દેશમાંથી આવેલા પતંગવીરો आज આ કાર્યક્રમની અંદર ઉપસ્થિત છે। गुजरात के राजकोट के मातृ मंदिर कॉलेज के छात्रों द्वारा भगवान श्री राम के लिए लौंग, इलायची और अक्षत से 350 फीट का हार बनाया गया है। बरसों के इंतजार के बाद 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण होने जा रहा है, जिसके चलते पूरे देश के लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। राजकोट की मातृ मंदिर कॉलेज के छात्रों द्वारा लौंग, इलायची और अक्षत से बनाए गए 350 फीट लंबे हार की शास्त्रोक्त विधि विधान से पूजा की गई। यूनिवर्सिटी के लगभग 70 विद्यार्थियों ने इस हार को बनाने में दिन रात कड़ी मेहनत की है। 7 दिन की कड़ी मेहनत के बाद बनाए गए इस हार में इस्तेमाल की गई वस्तुओं का उपयोग किया जा सकेगा। इस हार को बनाने में दिव्यांग छात्रा ने भी अपना सहयोग दिया है। इस विशाल हार को अयोध्या के लिए रवाना किया जाएगा। अयोध्या में होने जा रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत राजकोट भी राममय हो गया है। यहाँ राम कथा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया है। वहीं देश का सबसे बड़ा हार राजकोट शहर में बनने से राजकोट का नाम और रोशन हुआ है। पिछले दिनों गुजरात आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भरूच बैठक से चैतर वसावा के नाम का ऐलान किया है, जिसके बाद भरूच में राजनीति गरमा गई है। मारो आशय मात्र भारतीय जनता पार्टी ने हरावવાનો છે। मैं लोकसभा माटेनी कोई दावेदारी करी નથી। आदिवासीओ अंबाजीथी उमरगाम सुधी सनद वगर तड़वरे छे, रोज जंगल खातानी साथे संघर्ष करे छे, त्यारे आमां तमारी जे भूमिका होवी जोईए एक आदिवासी संसद सभ्य तरीके ए तमे भजवी शक्या नथी। मात्र भाजप पार्टीने जे मजबूत करवा माटेना तमारा निष्फळ प्रयत्नो छे ए अत्यारे तमारी वाणीमां देखाई आवे छे। रही बात भरूच लोकसभानी, तो आम आदमी पार्टी ए कांग्रेस अने आम आदमी पार्टी साथेनुं बीजी अनेक पार्टीओनुं जे इंडिया गठबंधन छे
અને એ ઇન્ડિયા ગઠબંધનની અંદર જે નિર્ણય થશે એ અમને માન્ય રહેશે. પરંતુ ભરૂચ લોકસભામાં ફરી હું રિપીટ કરવા માંગુ છું કે આમ આદમી પાર્ટીનો કોઈ જનાધાર નથી અને જે રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીને સરળ થાય રસ્તો એના માટે આદિવાસી મતદારોનો જે વિભાજિત કરવાનું કાવતરું છે એનો કાવતરાનો ભોગ આદિવાસી યુવાન ઉભરતા નેતા તરીકે ચૈતર વસાવા નહીં બને એના માટેનું મારું એમનું સૂચન છે. અને એટલા જ માટે ચૈતર વસાવાને પણ મળી અને આદિવાસી મતદારોમાં વિભાજન ન થાય એવી કોઈ પ્રવૃત્તિ તમારા મારફત ન થાય એવી વાત હું એમને પહોંચાડવા માંગુ છું. મેં રાજપીપળાની જેલ ઓથોરિટીને પણ મુલાકાત માટેનો સમય માગી અને એમને મળવા માટેની વિનંતી કરી છે, પરંતુ જેલ ઓથોરિટીએ પણ મળવા માટેનો મને લેખિતમાં પત્ર આપી ઇનકાર કરેલો છે. ત્યારે હું મીડિયા સમક્ષ મીડિયાના માધ્યમથી એમના સમર્થકો અને એમના સુધી સંદેશો પહોંચાડવા માંગુ છું કે તમારે ખરા અર્થમાં જો આદિવાસી સમાજના પ્રશ્નોનું હિત તમારા હૈયે હોય તો કોંગ્રેસ જ એકમાત્ર એવું પ્લેટફોર્મ છે કે જેના મારફત તમે તમારા આदिवासियों हक અને अधिकार अपावी सकशो. गुजरात के वडोदरा के एमएस यूनिवर्सिटी के छात्रों ने पतंग उड़ाकर उत्तरायण पर्व मनाया. उत्तरायण अब नजदीक ही है, जिसके चलते गुजरात में जगह जगह विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं. आज वडोदरा के विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी की यूनिट बिल्डिंग में कॉमर्स फैकल्टी के डीन, प्रोफेसर और विद्यार्थियों द्वारा पतंग उड़ाकर मकर संक्रांति का त्योहार मनाया गया. इस मौके पर यूनिवर्सिटी के छात्र बड़ी संख्या में उपस्थित रहे. इन छात्रों ने पतंग उड़ाकर मकर संक्रांति के त्योहार की शुरुआत कर दी. यहाँ पर डीजे की ताल पर छात्र झूमते नजर आए. यूनिट बिल्डिंग की तरफ से हमारे स्टाफ और टीचर्स, सर और मैं, हम सब मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि मकर संक्रांति पर ये काइट फ्लाइंग फेस्टिवल सबको बहुत ही हर्ष और आनंद दे. हमारा ફેકલ્ટી ઓફ કોમર્સના બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે જનરલ એજ્યુકેશન બિલ્ડિંગના ટેરેસ પર ભેગા થયા છે. ખૂબ જ મસ્તીભર્યું વાતાવરણ છે અને બધા પોતપોતાની પતંગ સરસ રીતે ચગાવી રહ્યા છે. બધા જ વિદ્યાર્થી આગેવાનો પણ એકબીજા સાથે ભેગા થઈને ચગાવી રહ્યા છે, તે ખૂબ જ આનંદની વાત છે. આવી જ રીતે આવનારા વર્ષોમાં ભાઈચારાથી એમને રહેવાનું છે અને આપ સૌને આવનારા ઉત્તરાયણ पर्वની खूब खूब शुभकामना. गुजरात के अहमदाबाद में केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा पत्रकार परिषद का आयोजन कर फ्रेट कॉरिडोर के बारे में जानकारी दी गई. फ्रेट कॉरिडोर के कार्य में 2014 के बाद तेजी आई है. ये प्रोजेक्ट 89% पूरा हो चुका है. लगभग 350 ट्रेनें इस कॉरिडोर से गुजरेंगी. कॉरिडोर के निर्माण से समय की बचत होगी. यहाँ ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर भी बनाया गया है. संपूर्ण ट्रेनों का कंट्रोल यहाँ से किया जाएगा. इस कॉरिडोर के बनने से आवक में भी बढ़ोतरी होगी, जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी. बुलेट ट्रेन की प्रोग्रेस के बारे में मैंने सुबह भी बात की थी. अभी मैंने पूरा डिटेल वापस रिव्यू लिया है. बहुत अच्छी प्रोग्रेस है और जो अपना होप है, जिस तरह का अपना पीएम साहब का विजन है, उस विजन के हिसाब से इस प्रोजेक्ट में प्रोग्रेस चल रही है. मैंने कई अभी ऐसी चीजों की अभी चर्चा की डिटेल में, जैसे अर्थक्वेक रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी क्या है, इस तरह की टेक्नोलॉजीज को क्या हम लोगों ने अपने इंजीनियर्स ने, देश के इंजीनियर्स ने उसको ढंग से समझ लिया है. एक लेवल ऑफ वर्क काफी आगे तक बढ़ गया उसमें. और एक छोटी सी अच्छी चीज है, आपने हाल ही में देखा होगा एक हेरिटेज ट्रेन माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने लॉन्च की थी, देखा था आपने? तो उसका इतना अच्छा रिस्पांस आया है. एकता नगर के लिए है वो ट्रेन. अभी वीक में एक दिन चल रही थी संडे को, अब उसको वीक में 2 दिन चलाएंगे और बहुत ही अच्छा रिस्पांस है उसका. वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है. तो देखते रहिए वीएनएम टीवी. वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही. कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए. नमस्कार.